हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर है जेएस मिल। चलिए शुरुआत करते हैं इनके बारे में। व्यक्ति परिचय। उपयुक्तवाद के प्रवर्तक बेंथम के मुख्य शिष्य जेम्स मिल के पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 20 मई 1806 को लंदन में हुआ था। जॉन स्टुअर्ट मिल एक उदारवादी, व्यक्तिवादी एवं उपयुक्तवादी राजनीतिक विचारक हैं। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करते हुए भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सर्वोत्तम बताया। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को विकल्पहीन व्यवस्था कहा, हालांकि इसके प्रयोग के प्रति संदेह व्यक्त किया गया है। उदारवाद की शास्त्रीय धारा को सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास मिल ने ही किया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में इन्हें आधुनिक उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। प्रातिनिधिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में मिल का नाम भी लिया जाता है। जेम्स मिल की प्रमुख रचनाएं: पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848, इजी ऑन लिबर्टी 1859, थॉट ऑन द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1859, कंसिडरेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1860, यूटिलाइजेशनिज्म 1861, सब्जेक्शन ऑफ द वोमेन 1869। ये इनका प्रमुख बुक है। जेम्स मिल द्वारा उपयुक्तवाद का संशोधन। जेम्स मिल ने बेंथम के द्वारा प्रतिपादित उपयुक्तवाद की रक्षा में उसका संशोधन किया। मिल ने बेंथम के सिद्धांतों का ही रूपांतरण और संशोधन किया। हम दोनों मतभेद को निम्न रूप में देखेंगे। सर्वप्रथम, बेंथम के सुखों में केवल मात्रा का अंतर मानता है, गुण का नहीं। बेंथम के अनुसार सुख की मात्रा बराबर होने पर बिहारी मिठाई खाने में उतना ही सुख मिलता है जितना किसी को रामायण का पाठ करने में। बेंथम के इस विचार में मिल सहमत नहीं है। उसने कहा कि उच्च एवं निम्न स्तर के सुखों में भेद अवश्य रहता है। उसके अनुसार जीव में सुख, बुद्धि का सुख अधिक उच्च श्रेणी का है। इसी प्रकार शारीरिक सुख की अपेक्षा मानसिक सुख अधिक श्रेष्ठ होता है। मिल का कहना है, जिन बातों से विद्वानों को सुख मिलता है वह निम्न स्तर वाले भोगों से मिलने वाले सुख से श्रेष्ठ है। इस प्रकार लोगों की रुचि, संस्कृति, सभ्यता, मानसिक एवं शारीरिक अवस्था आदि के अनुसार सुखों का अंतर पाया जाएगा। द्वितीय, सुखों को नापने के लिए बेंथम व मिल की विधि अलग अलग है। सुखों के गुणों में अंतर मान लेने से बेंथम की सुखों की गणना करने की विधि निरर्थक हो जाती है, क्योंकि रसगुल्ला खाने के जीभ को स्वाद मिलता है वह निम्न कोटि का है, किंतु रामायण पढ़ने से मिलने वाला सुख उच्च कोटि का। इसी प्रकार बेंथम के समझ सुख मापक यंत्र को ही मिल निरर्थक कर देता है। सुखों को नापने के लिए मिल ने जो विधि बताया वह बेंथम के सर्वथा विपरीत है। वह कहता है कि जो दो सुख देने वाली अनुभूतियों की तीव्रता का निर्णय वे लोग कर सकते हैं जिन्हें हम दोनों अनुभूतियों का ज्ञान हो। मिल विद्वानों के वचनों को ही प्रमाण मानता है। तीसरा, बेंथम का मानना है कि मनुष्य सदैव सुख दुख की प्रेरणा से कार्य करता है। मिल कहता है कि हमारा उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं, हम उसी काम करना चाहिए जो हमारी रुचि, सभ्यता, मानसिक एवं आत्मा योग हो। इसी तरह विभिन्न प्रकार के सुखों में गुणात्मक भेद करके मिल के बेंथम इस सिद्धांत को त्याग दिया है। मनुष्य सदैव सुख और दुख के रूपी संप्रभावों को अधीन रहता है। चौथा, बेंथम का उपयुक्तवाद सिद्धांत राजनीतिक था, क्योंकि उसके अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के आधार पर राज्य का कानून बनना चाहिए। इसके विपरीत मिल का कहना है, कानून बनाने वाले उपयुक्तता सिद्धांत का एक पथ प्रदर्शन वाला नैतिक सिद्धांत है। हर व्यक्ति अपने आप निर्णय करना चाहिए कि उसके लिए क्या उचित क्या अनुचित। बेंथम का अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख राजनीतिक सिद्धांत मिल के द्वारा व्यक्तिगत नैतिकता का सिद्धांत बन गया है। इस प्रकार बेंथम का लक्ष्य भौतिक सुख की प्राप्ति है, जो मिल की नैतिकता है। पांचवें, बेंथम की तरह सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मान्यताएं मिल को मान नहीं थी। वह मानसिक, आत्मिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं को बल देता था। छठे, बेंथम का विश्वास था कि व्यक्तियों के द्वारा सुखों की प्राप्ति के परिवर्तन न केवल व्यक्ति को अपितु संपूर्ण समाज का सुख प्राप्त होगा। मिल इसकी अपेक्षा करते हुए कहा कि सभी भू संपत्ति तथा बड़े बड़े कारखानों में कुछ ही व्यक्तियों का एक अधिकार स्थापित या अपने धन एवं पद का उपयोग शासन की सत्ता प्राप्त करने के लगा लेते हैं। अपने स्वार्थों सिद्धि के लिए अनुकूल कानून पास कर लेते हैं। इनके कारण समाज में अधिकांश लोगों की स्थिति दयनीय और शोचनीय हो जाती है। लाखों लोग अपनी विकास नहीं कर पाते हैं। मिल के अनुसार राष्ट्र का कर्तव्य वह भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार और कर समाप्त कर दे। वह बेंथम के समान संपत्ति को पवित्र वस्तु नहीं मानता, यहाँ तक कि उत्तराधिकार द्वारा पुत्रों को
प्राप्त होने वाले संपत्ति का विरोध करता है। वह कहता है कि किसी व्यक्ति को निश्चित मात्रा में अधिक संपत्ति नहीं रखना चाहिए। सत्य बेंथम की धारणा है कि राज्य आदि सभी संस्थाओं का आधार व्यक्तियों का हित है, जबकि मिल का कहना है कि इसका आधार इच्छा है। इस अच्छा आधार का केवल संस्था न होकर गुण भी है। संस्थाओं का निर्माण इच्छा के आधार पर होता है, उसे दृढ़ धार्मिक विश्वास के रूप में प्राप्त हो जाता है। 8वें बेंथम का कहना है कि उसके द्वारा तैयार किया गया संविधान शासन प्रणाली विश्व के किसी भी राज्य में लागू हो सकती है, चाहे वह देश सब हो या असभ। मिल के अनुसार प्रत्येक देश में जाति अपना अपना इतिहास, परंपरा, सभ्यता होती है, अतः वहाँ की शासन प्रणाली भिन्न होनी चाहिए। कोई भी शासन प्रणाली देशों के लिए आदर्श नहीं हो सकती है। नए बेंथम के एडम स्मिथ की तरह हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है, जबकि मिल ने इसका विरोध अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के आधार पर किया है। बेंथम की हस्तक्षेप की नीति ने व्यक्ति को मिल के हस्तक्षेप समाज को लाभ था। 10वें बेंथम के मिले व्यक्ति स्वतंत्रता विशेष महत्व नहीं है। स्वतंत्रता का स्थान उसके सुरक्षा के पद आता है, जबकि मिल के अनुसार राजनीतिक और सामाजिक जीवन में स्वतंत्रता को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। अंत में बेंथम गुप्त मतदान प्रणाली कट्टर समर्थक था, जो मिल उग्र विरोधी। मिल ने शिष्यों के मताधिकार का समर्थन किया है, जबकि बेंथम के विषय में कुछ नहीं लिखा है। उपयुक्त संशोधन में निष्कर्ष हो जाता है कि मिल ने उपयुक्तवाद की रक्षा के नाम पर बेंथम के समूचे सिद्धांत का परित्याग कर दिया है, उसका मौलिक मान्यताओं को ही बदल दिया। उसने बेंथम की संकीर्ण विचारधाराओं को अधिक व्यापक उदार बनाने के लिए उपयुक्तवाद की नींव में खोखला बना दिया है। मिल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा, जेम्स मिल की कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता की अवधारणा सामान्य तौर पर मिल के राजनीतिक चिंतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। स्वतंत्रता के संबंध में उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के चलते इसे उपयुक्तवाद और कम स्वतंत्रता का समर्थक अधिक माना जाता है। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार उसकी प्रसिद्ध ऑन द लिबर्टीज व्यक्त हुए, जिसे व्यक्ति स्वतंत्रता के समर्थन में लिखी है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तकों में श्रेणी में रखा जाता है। इस पुस्तक में मिल ने स्वतंत्रता के स्वरूप, व्यक्ति और समाज के लिए स्वतंत्रता के महत्व, व्यक्ति और राज्य के संबंध और व्यक्ति के समाज के बीच पारस्परिक संबंधों को विस्तृत विवेचना की है। मिल व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रबल समर्थक तो है, साथ ही उसके साथ उसका विश्वास है कि सामाजिक और राजनीतिक प्रगति व्यक्ति की रचनात्मक शक्तियों का स्वतंत्रता मार्ग में अनेक बाधाएं आ जाती है। व्यक्तिगत क्षेत्र में राज्य द्वारा आवश्यक हस्तक्षेप, बहुसंख्यक दल की निरंकुशता का भय और विरोधी का स्वतंत्र सतन प्रयोग, लोकमत द्वारा स्थापित नियंत्रण आदि जैसी बाधाएं हैं। यह बाधाएं व्यक्ति को अंतर्निहित प्रतिभा को पूर्ण रूप से निखारने का अवसर न देती है। जब तक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास न होगा, तब तक सार्वजनिक प्रगति असंभव है। अपने इसी मंत्र के अनुरूप मिल ने ऑन लिबर्टी में व्यक्तियों के विचार या भाषण के स्वतंत्रता कार्य की स्वतंत्रता पर पूर्ण बल दिया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्ण बल का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्तिगत सामाजिक कर्तव्य एक उत्तरदायित्व की सीमा पार कर जाए। विचार एवं भाषण की स्वतंत्रता, कई तर्कों के आधार पर मिल ने विचार एवं भाषण की स्वतंत्रता समर्थन किया है। सर्वप्रथम मिल का ऐसा मानना है कि सर्वसाधारण द्वारा अपनाया गया विचार आवश्यक रूप से सही नहीं है। किसी बात की सत्यता जनमत और परंपरागत मान्यता पर ही निर्भर नहीं करती है। परंपराओं और प्रथाओं के कारण जो अंधविश्वास प्रचलित होते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए विचार एवं भाषण की स्वतंत्रता ही आवश्यक है। तर्कों के द्वारा गलत विश्वासों को हटाया जा सकता है। दूसरे मिल के अनुसार यदि प्रशासन सत्य विचार का दमन करता है तो उसे सत्य की खोज में बाधाएं उपस्थित हो सकती है। यदि विचार गलत हो तो किसी उसका दमन न होना चाहिए, क्योंकि इससे सत्य का आधार दृढ़ होगा। यदि विचार कुछ भी सत्य अंश हो तो सत्य की वृद्धि होती है। तीसरे वाद विवाद में संघर्षों के द्वारा सत्य की खोज की जाती है। नकारात्मक तत्वों के साथ संघर्ष में सकारात्मक तत्वों का अर्थ समझा जा सकता है। सत्य असत्य के साथ संघर्ष से ही सत्य की खोज हो सकती है। चौथे, सत्य के विभिन्न पक्षों को भिन्न भिन्न व्यक्ति देख सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि इस व्यक्ति को विचार और भाषण की स्वतंत्रता नहीं दी जाए तो सत्य के विभिन्न पहलुओं का पता नहीं लगाया जा सकता। पांचवें, उपयुक्तवाद के सिद्धांत के आधार पर मिल विचार भाषण की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। मिल विश्वास है कि स्वतंत्रता के प्रयोग व्यक्ति का आरंभिक सुख का अनुभव करता है। छठे, मिल का विश्वास है विचार एवं भाषण की स्वतंत्रता नैतिक रूप से पूर्णतः विकसित व्यक्तित्व का एक स्वाभाविक गुण है। इसमें उस स्तर के नैतिक चरित्र का जन्म विकास होता है, अतः एक उदारवादी राज्य के लिए आवश्यक उसे मान्यता दे। कार्य की स्वतंत्रता, मिल के अनुसार भाषण में विचार की स्वतंत्रता घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कारण यह है कि भाषण में विचार की स्वतंत्रता तभी अर्थपूर्ण हो सकती है जब व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता पक्ष में मिल द्वारा प्रस्तुत किया जाए। वे बहुत हद तक उन तर्कों को मिलते जुलते हैं जो मिल के भाषण में विचार की स्वतंत्रता के पक्ष में दिए हैं। मिल के अनुसार व्यक्ति का विकास तभी संभव हो जब कार्य की स्वतंत्रता उसका विश्वास हो। कार्य की स्वतंत्रता मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए जितना महत्वपूर्ण, उतना ही महत्वपूर्ण सामाजिक उन्नति के लिए भी है।
मिल ने मनुष्य के कार्यों को 2 वर्गों में विभक्त किया है। प्रथम वह कार्य जिनका संबंध केवल कार्य करने वाले से है, द्वितीय वे जिनका संबंध समाज दूसरे व्यक्तियों से होता है। अनुसार समय संबंधित कार्यों को राज्य का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि राज्य व्यक्ति के ऐसे कार्यों को हस्तक्षेप न करे तो जिनका संबंध केवल कार्य करने वाले से, इस स्थिति में व्यक्तिगत उत्साह, मौलिकता, नवीनता अभाव होता है। अपनी शक्तियों का सर्वोच्च और उपयुक्त विकास मनुष्य का लक्ष्य होता है। यह साक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब मनुष्य का कार्य करने की स्वतंत्रता हो। मिल का विचार है मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को विभिन्नताएं होती है। अपनी शक्तियों के विकास के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक को अपने रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक विभिन्न परिस्थितियों को हो। यदि वह परिस्थितियाँ विद्यमान न हो तो व्यक्तियों के व्यक्तित्व का ह्रास हो जाएगा। व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय प्रकृति के मार्ग में बाधा उपस्थित करता है। इसलिए कार्य की स्वतंत्रता में व्यक्ति का विकास होता है। मिल व्यक्ति के दूसरे को प्रभावित करने वाले कार्यों का उल्लेख करके यह बताने का प्रयास करता है कि व्यक्ति की कार्य संबंधी स्वतंत्रता निर्वाह नहीं हो सकती। व्यक्ति के वैसे कार्यों पर सीमाएं लगाई जा सकती है जिनका प्रभाव केवल कार्य करने वाले व्यक्ति से सीमित होकर न सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है। आलोचनाएं। यद्यपि मिल ने व्यक्ति के भाषण विचार संबंधी स्वतंत्रता का, कार्य संबंधी स्वतंत्रता का भरपूर समर्थन किया है, फिर भी उसके स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत कई दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण एवं असंगत कहा जा सकता है। मिल के विचारों खामियों और असंगतियों के चलते बारकर यह मत व्यक्त करता है कि खोखली स्वतंत्रता, अमूर्त व्यक्ति का प्रवक्ता स्वतंत्रता के संबंध मिल द्वारा व्यक्त विचारों को इस बात का संकेत मिलता है कि मिल बंधन के अभाव में स्वतंत्रता मानता है, परंतु यह समान रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि स्वतंत्रता के बंधनों में अभाव का समानार्थ न माना जा सकता है। दूसरे वो भाषा में विचार की अनियंत्रित स्वतंत्रता का समर्थन करता है जिसकी परिणति अराजकता की स्थिति में उत्पत्ति हो सकती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति और समाज के दोनों के लिए अहितकार होगी। तीसरे मिल के विचार को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि विचारों में संघर्ष के माध्यम से सत्य की खोज हो सकती है और उसकी दृढ़ आधारशिला प्रमाणित हो सकती है। ऐसे में हो सकता है कि विचारों का संघर्ष सत्य की नींव हिल जाए। चौथे, मिल ने जो व्यक्ति के समय से संपर्क और संबंध अन्य संबंधित बीच को जो विभेद किया वह सिद्धांत रूप व्यवहारिक घसीटे में 2 दोषपूर्ण वास्तव में व्यक्तियों के कार्यों के बीच ऐसा विभाजन करना एक दीर्घकाल और भ्रमात्मक हो सकता है। मिल ने इसे विभाजन का प्रयास करके आंतरिकता को विभाजित करके प्रयत्न किया है। यहाँ का एक और कठिनाई यह है कि वह कौन निर्धारित करेगा कि व्यक्तियों के कौन से व्यक्तिगत और कौन से सामाजिक। अंत में मिल दर्शन एक बड़ी खामी यह है कि उसने अपनी स्वतंत्रता के सिद्धांत में समानता कोई महत्व नहीं दिया है। मानव कल्याण की केवल स्वतंत्रता ही प्राप्त नहीं है, समानता के अभाव में स्वतंत्रता का सार्थकता खत्म हो जाएगी। सबसे मिल का स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत कई प्रकार के दोषों से ग्रस्त है, परंतु इस दोषों से उनके सिद्धांत के महत्व को अंत नहीं हो जाता है। मिल एक विचार नहीं, इसका मानव सुख, कल्याण, प्रगति के स्वतंत्रता की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के वातावरण में मनुष्य का मानसिक स्तर ऊंचा उठ सकता है और उसकी मानसिकता चेतनाग्रस्त जागृत हो सकती है। मिल एक कथन भी पूर्ण रूप से मान प्रतिपादित होता है कि सत्य के अनेक पक्ष होते हैं और इन अनेक पक्षों की जानकारी उनके समुचित समझने की स्वतंत्रता परवश्यक है। वर्तमान समय में राज्य के कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित विस्तार और विश्व के कई देशों में राज्य के सर्वाधिकारी स्वरूप में विशेष संदर्भ में मिल की स्वतंत्रता का पुकार मानव व्यक्ति की रक्षा के लिए और लिबर्टी राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में एक अमर और अमूल्य देन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। व्यापार का कहना है कि यहाँ कहाँ तक सही मिल एक विरक्त प्रजातांत्रिक है। व्यापार का कहना है कहाँ तक सही मिल विरक्त प्रजातांत्रिक है। अपनी पुस्तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मिल के प्रजातांत्रिक शासन अपना विचार व्यक्त करता है। यह सच है कि अपनी रचनाओं में कहीं कहीं प्रजातंत्र के प्रति संदेह और अविश्वास प्रकट करता है, फिर भी वह एक प्रजातांत्रिक एवं इंग्लैंड के प्रजातांत्रिक लेखकों में सबसे महान लेखक। यह भी सत्य है कि मिल के समान किसी भी दूसरे लेखक ने इस बात का जोर नहीं दिया है कि प्रजातंत्र सभी काल और पात्र के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। फिर भी मिल के समान किसी भी इतना विश्वास भी नहीं है कि जहाँ प्रजातंत्र उपयुक्त हो सकता है वहाँ सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। मिल के अनुसार प्रजातंत्र एवं प्रतिनिधि शासन वह व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जन समुदाय या उसका अधिकांश अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति के प्रयोग करता है। मिल के प्रजातांत्रिक होने के पक्ष में बहुत से निम्नलिखित तर्क दिया सकते हैं। मिल का मानना है कि मनुष्य के अधिकार और हित की सुरक्षा प्रजातंत्र में ही संभव है। मिल इसलिए प्रजातांत्रिक है कि उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ निष्ठा है। मिल ने कांट के समान मानव व्यक्ति को मान्यता प्रदान प्रजातंत्र के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। उसने प्रजातंत्र में इसलिए आस्था की उसके अनुसार किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की तुलना में प्रजातंत्र व्यक्तियों के नैतिक एवं बौद्धिक विकास की अधिक संभावना रहती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मनुष्य सक्रिय और शक्तिशाली होकर राष्ट्रीय चरित्र को भी श्रेष्ठ कर बना सकता है।
मिल इसलिए प्रजातांत्रिक है, वह प्रजातंत्र का सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानता है। मिल इसलिए प्रजातांत्रिक है, उसने वैश्विक मताधिकार के साथ नागरिकों के मताधिकार के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद की। उपयुक्त विश्लेषण स्पष्ट है कि मिल प्रजातंत्र का प्रबल समर्थक और इसलिए निस्संदेह रूप से वह एक प्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्र में अपने दृढ़ विश्वास के बावजूद मिल प्रजातंत्र के प्रति अपनी निराशाओं, शंकाओं, व्यक्तियों के व्यक्त किया है। प्रजातंत्र की दुर्बलता के प्रति वह संपूर्ण सजा का यही कारण है कि प्रजातंत्र की कमजोरी और उसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। मिल का विश्वास सभी सामाजिक परिस्थितियों के प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता है। उसके अनुसार प्रजातंत्र उस देश की कभी सफल नहीं हो सकता है जहाँ नागरिक औदार्यता, निष्क्रियता, अशिक्षा, अज्ञानता, असहिष्णुता, असभ्यता, क्षेत्रीयता, जातिवाद, संप्रदायवाद जैसे संकीर्ण विचारों पीड़ित है। पक्षपात की ओर भावना ग्रस्त, पुरानी आदतों के शिकार, स्वार्थी पदों में प्रति लालित्यता, दूसरों के शासन करने के लिए सब व्यक्ति भक्ति की पिपासु होते हैं। प्रजातंत्र की सबसे अधिक खतरा तब उत्पन्न होता है जब विधायिका शासन पर नियंत्रण करने के बदले समय अनावश्यक अनुचित रूप से हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देती है। जब वह सार्वजनिक हितों में प्रेरित होकर संकीर्ण हितों को प्रेरित होती है तो प्रजातंत्र में कभी उदासता के योग की शुरुआत हो सकती है। शासन के पर बैठा व्यक्ति कभी भी मुंह पर मोड़ सकता है। प्रजातंत्र में जनमत का दबाव वास्तविक स्वतंत्रता कभी भी बाधक बन सकता है। अंत में जेम्स मिल बहुमत की निरंकुशता को प्रजातंत्र के लिए सर्वाधिक खतरनाक मानता है। इस प्रकार प्रजातंत्र का प्रबल स्वरोक्ता होते हुए मिल प्रजातंत्र के प्रति अपनी निराशाओं और शंकाओं को व्यक्त करता है। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि किस प्रकार प्रजातंत्र को प्रबंधन की दुर्बलताओं और बचाया जा सकता है, किस प्रकार मानव जाति की घातक न बनकर कल्याणकारी बनाया जाए। इस समस्या के समाधान के लिए मिल कुछ परामर्श भी देता है। विधायिका कार्यक्षेत्र को सीमित किया जाए, प्रजातंत्र का संख्या नहीं गुण पर होना चाहिए। विधायिका और सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके सेवाभाव की जगह आवश्यकता जन्म देगी। खुली मतदान प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। गुप्त मतदान प्रणाली नागरिकों को स्वार्थी, द्रुत, धोखेबाज, बेईमान और सार्वजनिक हितों के प्रति उदासीन होने का अवसर प्रदान करती है। बहुमत की निरंकुशता को बचाने के लिए मिल अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का समर्थन करता है, द्वितीय सदन का समर्थन करता है, राज्य के कार्य को सीमित करता है। मिल लॉर्ड लोदियन इस कथन का समर्थन करता है कि प्रजातंत्र एक उपहार नहीं किसी को प्रदान किया जा सके, या तो एक आदत है जिसे ग्रहण किया जा सके। प्रजातंत्र तब सफल नहीं हो सकता जब तक श्रेष्ठ कुलीनों की जाति पैदा नहीं होती। श्रेष्ठ कुलीन व्यक्ति वही जो जीवन में जितना देता नहीं है उससे कहीं अधिक उसे देता है। मिल को पूर्ण विश्वास से प्रजातंत्र में इस तरह के श्रेष्ठ व्यक्तित्व आवश्यक पैदा होंगे। इस प्रकार प्रजातंत्र का समर्थन करने के बावजूद प्रजातंत्र की कमजोरियों को बताकर प्रजातंत्र के सुधार के लिए अपना सुझाव देकर मिल ने प्रजातंत्र के प्रति अपनी विरक्ति को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया है। इन सभी कारणों से चलते मिल को आज एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा जाता है। अतः निष्कर्ष में कहा जा सकता है मिल निस्संदेह एक प्रजातांत्रिक कहलाने का अधिकारी, यद्यपि 20वीं सदी में कसौटी पर वह एक विरक्त प्रजातांत्रिक सिद्ध होता है। जेम्स मिल के प्रतिनिधि शासन प्रणाली सिद्धांत। स्वतंत्रता के प्रेमी जेम्स मिल बहुमत के शासन के सिद्धांत अस्वीकार करते हैं, उसकी जगह प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का समर्थन किया है। मिल का मानना है कि लोकतंत्र की सामाजिक प्रगति का साधन बनाने के लिए निर्वाचक मंडल के शिक्षित होना आवश्यक है। जब तक संपूर्ण निर्वाचक मंडल शिक्षित नहीं होती तब तक सार्वजनिक व्यक्ति अनुभवी और सुशिक्षित विशिष्ट वर्ग में सौंपी जानी चाहिए। इस विशिष्ट उदार अलमत की छत्रछाया में जनसाधारण के धीरे धीरे प्रभावी नागरिकता का ग्रहण करते जाएंगे। इस प्रकार यह विशिष्ट वर्ग सार्वजनिक शिक्षा का समुचित व्यवस्था करेगा। जनसाधारण की शिक्षा प्रसार के साथ उसके राजनीतिक उत्तरदायित्व का भी विकास हो सकता है। अतः एक ऐसे स्वतंत्र समाज का उदय होगा जिसमें समस्त जनसाधारण स्त्री पुरुष शासन के अधिकारों के कर्तव्यों की समानता आएगी और प्रतिनिधि शासन प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। जेम्स मिल की प्रसिद्ध पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में प्रतिनिधि शासन के सिद्धांत का समर्थन किया है। मताधिकार की क्रमिक विस्तार की योजना के समर्थन करते हुए उसने तर्क दिया कि जनसाधारण के सबसे केवल स्थानीय मामलों में वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। उनको अनुभव, कुशलता, बुद्धिमत्ता के विकास के साथ उन्हें राष्ट्रीय निर्वाचक मंडल के अंतर्गत पूर्ण योग्यता प्राप्त नागरिकों की भागीदारी मिलनी चाहिए। जेम्स मिल की बात इसलिए महत्वपूर्ण है, उसने स्त्री पुरुष के मताधिकार का समर्थन किया है। लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी आस्था देखने को मिलती है। जेम्स मिल का मानना है कि आधुनिक लोकतंत्र के लिए केवल प्रतिनिधि शासन प्रणाली महत्वपूर्ण है। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधुनिक राज्यों में लागू करना असंभव है। इस प्रकार आधुनिक निर्वाचक मंडल अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। ये प्रतिनिधि योग्यता और अनुभव की दृष्टि से साधारण और औसत दर्जे से बढ़कर होते हैं। तर्कपूर्ण बातें समझाने और समझाने में इसकी क्षमता जनसाधारण से उच्च कोटि की। इस प्रकार विधानमंडल में अल्पमत के समुचित प्रतिनिधि के लिए मिल ने अनुपातिक प्रतिनिधि की ओर बहुत मतदान की पूर्ण समर्थन किया है।